हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। आज हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि रासायनिक गुण, भौतिक गुण ये क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके थे। केमिकल चेंज होने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, हमने केमिकल इक्वेशन को जान लिया था। हमने पिछली क्लास में देखा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, और केमिकल इक्वेशंस लिखी कैसे जाती हैं। एक बार मैं केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है वापस से एक बार आपको बता देती हूँ, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस बारे में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि इक्वेशंस के टाइप यानी रासायनिक समीकरणों के कितने टाइप की रासायनिक समीकरण होते हैं, हम वो देखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को एक प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही होता है हमारा रासायनिक समीकरण, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होगी। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी थी मैंने आपको बताया था, उसमें रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट थे, अभिकारक थे, उत्पाद थे। अभिकारकों के बीच में या किसी भी दो रसायनों के बीच में आपको प्लस साइन पुट करना था, और अभिकारक से उत्पाद जब हो रही थी रिएक्शन तो हमने बीच में एक एरो का साइन, एक तीर का साइन लगाया था। एक बार और देख लेते हैं हम ये सब चीजें। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था कि आपको पहले तो पहचानने होंगे रिएक्टेंट यानी अभिकारक कौन से होते हैं, अभिकारक और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। पहले आपको पहचाना है अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं वो होते हैं उत्पाद। ठीक है। सेकेंड, मैंने आपको बोला था कोई भी दो रसायन चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उनके बीच में धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा था कि ऑलवेज पुट प्लस साइन बिटवीन टू केमिकल्स। अब वो टू केमिकल्स कहीं भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट साइड या फिर रिएक्टेंट साइड। हमेशा धन का चिन्ह लगाइए दो रसायनों के बीच में, दो रसायनों के बीच में आपको हमेशा धन का चिन्ह लगाना है। थर्ड इज, मैंने आपको बोला था कि जो प्रोडक्ट लिखे जा रहे हैं इधर रिएक्टेंट लिखे जा रहे हैं। रिएक्टेंट यानी अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट यानी हमेशा उत्पाद हमेशा दाईं तरफ लिखे जाएंगे। बाईं से दाईं की तरफ जो चेंज हो रहा है, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जो केमिकल चेंज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, एक एरो की हेल्प से। तो हमेशा थर्ड पॉइंट क्या था आपका, कि आपको एरो यूज करना था, एक तीर यूज करना था जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ होगा, दाईं तरफ की ओर। ठीक है। ये क्या प्रदर्शित करेगा आपका कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन का होना ही इस तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का हमेशा जो मुंह होगा, जो एरो हेड होगा, वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड, उत्पाद की साइड होगा, और जो तीर की पूंछ है यानी जो पिछले वाला हिस्सा है, तो उसकी जो टेल है वो हमेशा रिएक्टेंट की साइड यानी हमेशा अभिकारकों की तरफ होगी। तो मैंने आपको कल ये तीनों चीज बताई थी कि एक इक्वेशंस को लिखा कैसे जाता है, एक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला था, मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्ट करके बना रहे हैं सी प्लस डी। ठीक है, मैंने कहा था ए और बी अभिकारक हो गए, सी और डी उत्पाद हो गए। ये एरो लगाएंगे बिकॉज ए और बी के बीच में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन शो होगा एरो से। और आपका ये प्लस साइन पुट हो गए दो केमिकल्स के बीच में, कोई भी दो रसायनों के बीच में। मैंने माना ए बी सी डी चार अलग अलग रसायन है, ए और बी अभिकारक है, सी और डी उत्पाद है। दो अभिकारकों के बीच में मैंने प्लस साइन लगा दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, और सी और डी के बीच में प्लस का साइन, धन का चिन्ह लगा दिया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा हमने इक्वेशंस कैसे लिखी। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन बैलेंसिंग। आपके जो रासायनिक समीकरण है उनको बैलेंस करना, वो बैलेंस कैसे किया जाता है, और पहली बात क्यों किया जाता है, हमें जरूरत क्या है बैलेंस करने की। आपने क्लास 9th के अंदर एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, उसके अंदर क्या था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। अब बात ये हो गई,
कोई रिएक्शन हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के अंदर क्या होना चाहिए, जितने अभिकारक थे, अभिकारक के अंदर जो द्रव्यमान था, टोटल जो अभिकारकों का द्रव्यमान था वो सेम होना चाहिए उत्पादों के द्रव्यमान के। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कह रहा है कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए बिकॉज मास ऑफ द प्रोडक्ट के, बिकॉज हमेशा मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना मास कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले तो करते बैलेंसिंग क्यों है समझ में आ गया, बिकॉज द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि हमारा द्रव्यमान हमेशा सेम रहना चाहिए। अब द्रव्यमान सेम होने के लिए अब इक्वेशन बैलेंस करनी जरूरी है। द्रव्यमान सेम कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास कार्बन के 2 एटम्स हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, अगर कार्बन का एक परमाणु का वजन कितना होता है, जितना भी है, कार्बन का एक परमाणु का वजन उसके 2 परमाणु के वजन से कम होगा ना। अगर कार्बन का यानी अभिकारक की साइड एक परमाणु है तो उत्पाद की साइड भी एक ही परमाणु होना चाहिए। अगर अभिकारकों की साइड अगर 2 हैं तो उत्पाद की साइड पे 2 होने ही चाहिए। अगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अभिकारक का इधर 1 है, उत्पाद की साइड 2 हो गए, तो फिर द्रव्यमान संरक्षण कहाँ हुआ, यहाँ तो कम हो गया वहां ज्यादा हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। अब समझ में आ गया इक्वेशन बैलेंसिंग क्यों की जाती है। आपको अगर पहले अपने कल की क्लास में वो नोट डाउन नहीं किया था कि क्या किस तरीके से पहले केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। बैलेंसिंग आपको बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ आपने पढ़ा होगा, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ है, ये सर्वव्यापी है भैया, इसको फॉलो होना ही होगा, इसका नियम पालन होना जरूरी है। इसका पालन होने के लिए हमें इसकी बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, इक्वेशन की बैलेंसिंग होना इसलिए बहुत जरूरी है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर हम आगे वाली देखते हैं कि अब इसे बैलेंसिंग की कैसे जाए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाया कैसे जाए इस इक्वेशन से, वो आइए चलो देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए एक बार, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। एक इक्वेशन लिख रही हूँ, एक समीकरण लिख रही हूँ। मैंने आपको बताई थी कार्बन का जलना, कोयले का जलना, कोल का जलना। एक रिएक्शन आपको बताई थी मैंने, कार्बन जला था ऑक्सीजन से, जलने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होना, ऑक्सीजन से जला और क्या बना, CO2। ठीक है, अब पहले मैं देखती हूँ क्या ये इक्वेशन, क्या ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मास ये नियम फॉलो कर रहा है, ये लॉ फॉलो कर रहा है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। इसके 2 हैं तो 2 × 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं, कार्बन का 12 प्लस 2 × 16। अब इधर देखिए टोटल कितना हो रहा है, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। इधर भी 44। क्या यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि अभिकारकों का जो द्रव्यमान था वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है। जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो इक्वल है प्रोडक्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हर बार इतना तो लिखेंगे नहीं, हर बार इतना लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करेंगे। इसका एक तरीका है, हमें ये देखना है, मैंने कहा कि अगर अभिकारकों में परमाणु, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के परमाणु देख लीजिए, अभिकारकों में जितने परमाणु हैं उस तत्व के, उत्पाद में भी उस तत्व के उतने ही परमाणु होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभिकारकों में कार्बन का कितने परमाणु थे, 1, उत्पाद में भी 1, ऑक्सीजन के कितने थे, 2, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2। तो ऐसा होने पे क्या होगा, आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो यानी आपकी इक्वेशन बैलेंस है। यानी ये इक्वेशन मैंने आपको बैलेंस कर दी। जैसे कार्बन का 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पे भी कार्बन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है। आप कुछ ऐसी इक्वेशन देखते हैं जहां इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम उसे लागू करवाएंगे क्योंकि होना बहुत जरूरी है। देखिए एक इक्वेशन में बताती हूँ, जैसे कार्बन का जलना आपने देख लिया, ठीक है, Mg, अब ये है प्लस O2 और इधर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, यहाँ कार्बन की बर्निंग हुई थी तो CO2 बना था, या मैग्नीशियम की बर्निंग हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही तरीका बता रही हूँ जो हमारी है
मैग्नीशियम के यहाँ कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के 2, यहाँ मैग्नीशियम का 1 और यहाँ ऑक्सीजन का भी 1। यहाँ कितना होगा, वजन कितना कम हो जाएगा? इसका द्रव्यमान 16, यहाँ पे तो 32 है लेकिन यहाँ 16 ही रह गया, द्रव्यमान कम हो जाएगा प्रोडक्ट साइड का, यानी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यानी समीकरण बैलेंस नहीं है, समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, पहले ये पहचानिए कि समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंसिंग पहले पहचानिए, बैलेंस पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी तत्व के परमाणु हैं वो अभिकारकों में और उत्पादों में समान होने चाहिए। अभिकारकों में इधर ऑक्सीजन के 2 थे, बट उत्पाद में एक ही रह गया था, उत्पाद में एक ही रह गया, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इक्वेशन बैलेंस कैसे की जाती है? इक्वेशन बैलेंस की जाती है हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्का विधि, हमें तुक्के लगाने पड़ेंगे। कैसे? जैसे कि मैं एक रिएक्शन आपको बताती हूँ, जो आपकी बुक में गिवन है C3H8, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमारी बनी CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन बुक में गिवन है। इसके अंदर क्या है, कार्बन देखो पहले कितने, कार्बन यहाँ पे 3 है, C3 है ना, कार्बन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो मतलब आप कह सकते हो कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, है ना, 1 3 2, और यहाँ पे कितने हैं, कार्बन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 8 हैं। अब बताओ कहाँ से बैलेंस है? क्या तत्व के, जो किसी भी तत्व के परमाणु सेम है? नहीं है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? हम पहले लेके चलते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई यौगिक ले लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो। किसके अंदर है? चाहे वो अभिकारकों की साइड हो, चाहे वो उत्पादों की साइड हो, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड हो, चाहे वो प्रोडक्ट की साइड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जहाँ नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम है जो है वो सबसे ज्यादा हो। नंबर ऑफ एटम आपको सबसे ज्यादा कहाँ लग रहे हैं? इसके अंदर C3H8, C3H8 को कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, अब C3H8 के अंदर आपको सबसे ज्यादा परमाणु दिख रहे हैं, कितने? 11 हैं, 3 और 8 11, बाकी सब में कम कम है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो सबसे अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, हिट एंड ट्रायल में भी ये तो है नहीं ना कि हम कुछ भी लगा देंगे, हमें एक प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा, तभी हमारी अप्रोच, हमारा तरीका है वो सही जाएगा। हम सबसे पहले लेंगे जिसके अंदर सबसे ज्यादा परमाणु हो, सबसे ज्यादा परमाणु थे प्रोपेन के अंदर। ठीक है, अब मैं सोचती हूँ पहले मैं H को बैलेंस करूँ कि C को बैलेंस करूँ? पहले मैं कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ C 3 है, ठीक है, तो मैं सोचूं कार्बन को 3 करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पे भी इस कार्बन को 3 कर दिया जाए। अब कार्बन को 3 करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, आप ऐसा करेंगे 3CO2, क्योंकि अगर आपने C3O2 कर दिया ना तो क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला बदल गया ना, बन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो इससे पहले बॉक्सेस में लिख लीजिए, आप हर जो कंपाउंड है ना उसे बॉक्सेस में लिख लीजिए, तो इससे क्या होगा, आप फॉर्मूले के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। आगे मैंने लिख दिया 3, अब 3 लिखने से क्या फायदा हुआ, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कार्बन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, और ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2, 3 दूनी 6, 6, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कार्बन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 और एक इधर 1 यानी 7, और इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई 2, और यहाँ पे भी सिचुएशन क्या है, कार्बन इज 3, ऑक्सीजन इज 2 एंड हाइड्रोजन इज 8। ठीक है, एक चीज तो बैलेंस हो गई, कार्बन बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करके देखें या हाइड्रोजन बैलेंस करें? चलो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यहाँ 8 है। अब यहाँ इसे 8 करने के लिए क्या करें, अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 लिखने के लिए फिर क्या करेंगे, इसे मिटा के अब नई सिचुएशन देखते हैं। अब यहाँ पे 4 लिख दिया है। अब 4 लिखने पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 2, और उत्पाद की तरफ कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8 हो गए, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन का इधर 4 और इधर 6, यहाँ ऑक्सीजन हो गई 10। कार्बन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 हो जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो ये 10 हो जाएगी। तो फिर क्या सिचुएशन आएगी, 10। अब कार्बन भी 3, हाइड्रोजन भी 8, हाइड्रोजन भी 8, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 10। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब है किसी भी एलिमेंट की नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो सेम हो जाए, किसी भी तत्व के जितने परमाणु अभिकारकों में है उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में हो जाए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब ये है। अब इस इक्वेशन में देखो, अब जो मैंने बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इधर ऑक्सीजन को 5 से मल्टीप्लाई किया, CO2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10, यहाँ 10 हो गए। ऑक्सीजन 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद CO2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा, कार्बन 3 हो गए थे, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन 8 हो गए थे। अगर आपको अभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, एक बार वापस रिवर्स में जाइए, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए। स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपका जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, सबसे ज्यादा परमाणु हो, ऐसा कोई यौगिक चूज कीजिए। जो हमने यहाँ चूज किया प्रोपेन था, बिकॉज उसके अंदर 11 परमाणु थे। हमने इसमें फिर कार्बन चूज किया। कार्बन में कितने थे, 3 थे, और उस तरफ कितना था, CO2 में 1 ही था। तो हमने क्या किया, CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखना कभी फॉर्मूले के साथ छेड़खानी मत करना। अब CO2 के बाहर लिखोगे 3, उस यौगिक के 3 हम ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के साथ नहीं करना है। C3O2 मत कर देना, CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी गलती से बचने का तरीका है, आप पहले ही सारे जो कंपाउंड सारे यौगिक हैं उन्हें ब्रैकेट में या बॉक्सेस में लिखते चलो, और हमें सोच के मान के चलो हमें इस बॉक्सेस के अंदर छेड़खानी नहीं करनी है, बॉक्सेस के बाहर जो करना है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब सेकंड फिर मैंने बोला इससे हमारा कार्बन बैलेंस हो गया था, क्योंकि कार्बन इधर भी 3 हो गया था, उधर भी 3 हो गया। फिर बाद में हमने सोचा कि हम हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन चेक करने के लिए क्या किया, हाइड्रोजन 8 थी इधर और उधर इस वक्त 2 थी, तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो फिर हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। फिर मैंने ऑक्सीजन में क्या देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही थी पर यहाँ तो 10 थी, तो मैंने क्या किया ऑक्सीजन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 10 हो गई, वहां भी 10 हो गई। तो एक बार आप ऐसा करो, पॉज करके वापस से पूरी इक्वेशन देखो कैसे बैलेंस हुई है, और अगर क्वेश्चन की बैलेंसिंग में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बता देना कि क्या प्रॉब्लम आई है। वरना इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ईजी है, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया जाता है कि नहीं ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा। अगर 10 है और 2 गिवन है तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 हो जाएगा। 8 है और 8 चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास 4 ही गिवन है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 8 हो जाएगा। इस तरीके से ही केमिकल इक्वेशंस बैलेंस की जाती हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। पहले अगर आपको ये नोट करनी है इक्वेशन तो नोट कर लीजिए। आई होप आपको रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना समझ में आ गया होगा। अब रासायनिक समीकरण की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं के अंदर पहला, आपको क्या होता है, जैसे कि आपने जो इक्वेशन लिखी थी C+O2 गिव CO2, कार्बन की इक्वेशन करवाई थी हमने ऑक्सीजन से, कार्बन की रिएक्शन, हमने कार्बन को जलाया था, कोल को जलाया था और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखते टाइम पता है क्या करना चाहिए आपको, हमेशा उसकी फिजिकल स्टेट यानी उसकी हमेशा भौतिक अवस्था दिखानी जरूरी हो जाती है। एक रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है कि आपको भौतिक अवस्था दिखाना जरूरी है। तो क्या होगा, भौतिक अवस्था, कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, सॉलिड। तो कार्बन को इससे हम ऐसे करेंगे, ठोस होता है ना तो सॉलिड लिखते हैं, इंग्लिश में सॉलिड बोला जाता है ठोस को, तो उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। O2 की भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे आ जाएगा G।
ठीक है। CO2 हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस, तो उसकी भौतिक अवस्था गैस। ठीक है। अब क्या होता है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर हमने पहले, तो पहला पॉइंट है आपको फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक रासायनिक समीकरण को लिखते टाइम आपको भौतिक अवस्था के बारे में बताना बहुत जरूरी है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताना जरूरी है कि ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल या जो भी चीज है वो किसकी भौतिक अवस्था, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम। सेकंड, अगर आपने इस इक्वेशन के अंदर कोई टेम्परेचर दिया है, कोई प्रेशर दिया है, तो आपको डिनोट करना पड़ेगा। जैसे कई इक्वेशंस होती हैं जहां आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, या कई इक्वेशंस होती हैं जिन पे आपको प्रेशर देना पड़ता है, दाब देना पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमें ताप, इक्वेशन के अंदर ताप की, दाब की, इन सब की जानकारी मिल जाती है इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, ताप दाब की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसकी एक विशेषता ये हो गई। एक तो केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण से क्या होगा, हमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि बिकॉज हम भौतिक अवस्था लिखेंगे केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम, हम लिखते टाइम अगर ताप और दाब हमने दिया है इक्वेशन के अंदर, हमने टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करा है, तो हमें वो डिनोट करना पड़ेगा। डिनोट कहाँ होगा, मान लीजिए इक्वेशन में मैंने टेम्परेचर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ताप या फिर टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको जो एरो होता है ना, वहां पे आप लिखना पड़ेगा आपको कि आपने इस पे कोई एक्सटर्नल कोई भी चीज आपने फोर्स या टेम्परेचर प्रेशर जो भी प्रोवाइड कराया है, तो इससे क्या होगा, केमिकल इक्वेशन की एक और खासियत क्या हो गई, जो पढ़ रहा होगा केमिकल इक्वेशन, जो रासायनिक समीकरण पढ़ रहा होगा, उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें जो तत्व हैं इनकी भौतिक अवस्था ये है, इस तत्व की अभिक्रिया करवाने के लिए हमने ये इतना ताप दिया है, इतना हमने दाब दिया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब ये वापस रिवर्स हो सकती है, वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकती है या नहीं आ सकती है। अब जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई, A+B gives C+D, ठीक है, ये एरो लगाया ना मैंने, तो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल है, ये अभिक्रिया वापस C+D वापस A+B नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर ये एरो ऐसे लगा है, यूं, मतलब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, ये रिवर्सिबल है। A+B गिव्स C+D, C+D में बदल रहे हैं, लेकिन कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कुछ और रासायनिक क्रियाएं हो सकती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कुछ अभिक्रियाएं वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकती हैं, वापस वो रिवर्स की जा सकती हैं। तो उसकी रिवर्सिबिलिटी, कि रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इस बारे में भी पता चलता है। तीसरा मतलब हमें क्या होगा, ये उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय को बोलते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंड इसे कहते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, हमें मालूम पड़ेगा कि अभिक्रिया है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से हमने तीन फायदे देखे। एक तो हमें भौतिक अवस्था का मालूम पड़ेगा, हमें मालूम पड़ेगा इसमें कितना दाब और कितना ताप दिया गया है, हमें मालूम पड़ेगा अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। अब चौथा फायदा, हमें ऊष्मा का पता चलेगा। ऊष्मा का पता चलेगा, ऊष्मा यानी हीट, हीट का पता चलेगा। हीट का कैसे पता चलेगा, मतलब हो सकता है ना कई अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, कई अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि वो करने पे हमें हीट मिलती है। जैसे ये अभिक्रिया थी, इसके अंदर आपको क्या होता है, ऊष्मा मिलती है। अब इसे क्या होता है, इस तरह की दो ऊष्मा के आधार पर दो अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इस तरह की दो अभिक्रियाएं होती हैं। हमें मालूम पड़ जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर आपको अगर हीट मिली है तो आप लिखोगे प्लस हीट, यानी आपको यहाँ ऊष्मा मिल रही है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा इस अभिक्रिया के अंदर हमें ऊष्मा मिलती है या ऊष्मा हमें देनी पड़ती है। तो हमें अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने से फायदा क्या हो रहा है, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कितनी सारी जानकारी मिल रही है। रासायनिक अभिक्रियाओं, पहला उसकी भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में मालूम पड़ रहा है कि हर एलिमेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, कि गैस है। सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठोस को एस से, लिक्विड यानी तरल द्रव को हमेशा एल से, और गैस को हमेशा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने लिखा था इधर जी और एल, अगर कुछ लिक्विड है
कुछ द्रव अवस्था में है तो उन्हें एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड इज आपको मालूम पड़ेगा कि भैया उसमें ताप और दाब कितना देना है, कितना दिया गया है, इस अभिक्रिया में दिया गया है भी नहीं दिया गया, इस बारे में जानकारी मिल जाएगी रासायनिक समीकरण को देखने पे। तीसरा, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि यह अभिक्रिया रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कैसे मालूम पड़ेगा, एरो से। अगर एक सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो है, तो ये क्या बताएगा, अभिक्रिया ये अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। और अगर ऐसा एरो लगा है तो ये क्या मतलब है, उत्क्रमणीय है। तो आपको इससे मालूम पड़ेगा अभिक्रियाएं जो आपकी इक्वेशंस हैं वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। चौथा, आपको ऊष्मा के बारे में मालूम पड़ेगा। अब आपको बाद में लास्ट में बताया जाएगा कि आपको ये एंडोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, दो तरह की अभिक्रियाएं और होती है। जिसमें मिल रही है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा आपको मिल रही है, जिसमें आपको देनी पड़ रही है वो हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, इसमें हीट मिलेगी, इसमें ऊष्मा मिलेगी या ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब जैसे इसमें हीट मिली, मैंने कहा आपको हीट मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो यहाँ मैंने प्लस हीट लिख दिया, तो इसमें मालूम पड़ रहा है कि इस अभिक्रिया से हमें ऊष्मा मिलेगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में ज्ञान मिल जाता है। तो क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने से मालूम समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण लिखोगे तो आपको अभिक्रिया के बारे में कितनी सारी जानकारी मिल गई। और ऐसा भी है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने पे भी कुछ जानकारियां हमें नहीं मिल पाती। वो जानकारियां क्या है, वो जानकारियां हैं ये पहले तो मैं बताता नहीं है कि ये अभिक्रिया पूर्ण हो भी रही है कि नहीं हो रही है, कि ये बीच में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आगे जाके कोई और रिएक्शन हो सकती है और कोई अभिक्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता। दूसरा, ये किसी भी क्रिया कार्य के उत्पाद की सांद्रता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कि मान लो पानी के अंदर जैसे कि आपने कोई भी केमिकल मिलाया, कोई भी रसायन मिलाया, तो आपने उस पानी के अंदर कितना रसायन मिलाया, इसकी जानकारी, उसकी सांद्रता की जानकारी वो हमें नहीं देता है। तो केमिकल इक्वेशंस की जो क्या होती है, लिमिटेशंस क्या क्या है, कि वो उसकी कंप्लीटनेस की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देगा, और कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देगा। वो मैंने आपको बताई कि उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, केमिकल इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने के फायदे क्या हैं, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। अब केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लॉसेस क्या है, वो ये हो गए। एक बार आप ये लिख लीजिए लॉसेस, फिर मैं एक और वापस स्लाइड लगा दूंगी, इससे आप देख लेंगे कि इसमें उसकी प्रॉफिट्स क्या क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है। तो आपने नोट कर लिया। और अगर आपको इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या फायदे, मैंने आपको सबके 4 फायदे बता दिए हैं कि आपको हीट के बारे में जानकारी मिलेगी, अभिक्रिया उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय इसकी जानकारी मिलेगी, ताप दाब की जानकारी मिलेगी, उनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलेगी। और आपको नोट करना है या फिर आपको कुछ और इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, आधार ऊष्मा के आधार पे ये 2 तरह की अभिक्रियाएं होती है, हमें जानकारी मिल जाएगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, और रासायनिक समीकरण की खासियत क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं और क्या क्या जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती। तो आज की क्लास में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में सब कुछ सीख लिया। अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि चेंजेस क्या होते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन होने से क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होने से, और रासायनिक परिवर्तन होने से रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, और रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और उसको बैलेंस क्यों किया जाता है और बैलेंस कैसे किया जाता है, और रासायनिक समीकरण लिखने के फायदे, और रासायनिक समीकरण लिखने पे हमें कुछ जानकारियां हैं जो नहीं मिल पाती हैं, वो जानकारियां क्या क्या हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि अब इन अभिक्रियाओं जो हमने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं जो पढ़ी हैं, इनके प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप एक बार वापस पीछे जाके देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, और हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। और अगर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कह दीजिएगा कि एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।